आज हम बात करेंगे अबाउट लॉर्ड कैनिंग। और ये जो पर्सनालिटी है लॉर्ड कैनिंग, ये जो थे वो फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। यानी कि जब 1857 का विद्रोह खत्म हो गया, 1857 का जब रिवोल्ट जो है वो एंड हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें, ये बनते हैं फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। और इनके टाइम पे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, यहाँ से आपको जो है वो मेंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, आपको उनको हाईलाइट करना है। या 3 या 4 इवेंट जो है वो पेपर में लिखने के लिए आते हैं 4 नंबर में, या फिर थोड़ा सा बड़े लेवल पर चले तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आपको या तो 6 या फिर 8 नंबर में पूछ सकता है। तो 8 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, और 60 वर्ड्स में। 60 वर्ड्स यानी कि 4 नंबर वाला क्वेश्चन। और कहीं पर आप देखना कि ये 3 3 नंबर, जो पहले वाले जो पेपर्स थे उसमें 3 3 मतलब 3 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 40 वर्ड्स में, जहां पर आपको आंसर लिखना होता है। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, तो सबसे पहले तो रिवोल्ट ऑफ 1857। 1856 से लेकर 62 तक ये भारत में थे। और इनके टाइम पे इवेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है लॉर्ड आपका यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था इनके टाइम पे, जिसको हम कहते हैं एक तरह से डायरेक्ट टैक्स जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। और इनकम टैक्स न्यू काइंड ऑफ टैक्स था जो यहाँ पर इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इनके टाइम पे आया था, जिसको जो है वो गुड गवर्नेंस एक्ट कहा गया है। यहाँ से पावर ट्रांसफर हुई थी। और इस एक्ट के जो फीचर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इनके टाइम पे आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 में इंट्रोड्यूस हुए थे, ये अभी न्यूज़ में थे। यहाँ पर हमने क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि हमने जो है वो रिप्लेस कर दिया इनको भारत। अब यहाँ पर जो इनके दूसरे नाम जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। 3 कानून थे उनको। दूसरा, ये इंट्रोड्यूस तो 1860 में हुए थे, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट किया गया था 1862 में। बजट इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले यहाँ पर 1860 में। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861, अलेक्जेंडर कुनिंगम ने जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस टाइम पे बनाया था। और इंपॉर्टेंट है कि आर्कियोलॉजी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है वो अलेक्जेंडर कुनिंगम को कहते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस तो 1859 में हुआ था, लेकिन जिस एक्ट के अंडर ये मैंशनड है दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट। जो ये वाला एक्ट है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इस एक्ट के अंडर ये जो है वो मैंशनड है। उसके बाद क्वीन प्रोक्लेमेशन, यानी कि जो क्वीन की डिक्लेरेशन थी उसको रीड किया था ग्रेट, बात करें हम यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड दरबार, मतलब जो ग्रैंड दरबार था इलाहाबाद का, वहां पर जो है वो लॉर्ड कैनी ने जो है वो क्वीन प्रोक्लेमेशन को जो है वो रीड किया। फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। वाइट मिटनी, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। वाइट मिटनी मतलब गोरे लोगों ने विद्रोह किया। इसको भी हम यहाँ यहीं पर देख लेते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ उसको। वाइट मिटनी का जो केस है वो कुछ इस तरह से है कि जब कंपनी से जो है वो क्राउन में जो है वो पावर ट्रांसफर हुई, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए। तो उसकी वजह से जो कंपनी के कुछ ऑफिसर्स थे या कंपनी के कुछ सिपाहीज थे, उन्होंने जो है वो क्राउन के अगेंस्ट जो है वो एक रिवोल्ट जो है वो रेज्ड किया था, जिसको बोलते हैं वाइट म्यूटनी। ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुई थी। और साथ में यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में, कब 1857 में। और ये यूनिवर्सिटीज़ जो बनी है वो चार्टर एक्ट 1853 के अंडर बनी है। इस एक्ट के अंडर ये जो है वो यूनिवर्सिटीज यहाँ पर बनी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। ये ईयर जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है। देन इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा गया। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस मतलब कि कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, अब हम एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आए हैं। दूसरा, उसके बाद यहां पर कहा गया कि कोई अब एक्सपेंशन नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं, अब किसी भी प्रिंसली स्टेट को एनेक्स नहीं किया जाएगा। यहां पर प्रिंसली स्टेट्स के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं पैरामाउंट सिस्टम। पैरामाउंट सिस्टम मतलब प्रिंसली स्टेट्स क्या है, ब्रिटिश अंपायर की दोस्त है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो पावर ट्रांसफर करा कंपनी टू क्राउन। देन उसके बाद यहां पर जो डुअल गवर्नमेंट का एक फीचर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसको अबॉलिश कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसको अबॉलिश कर दिया। और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर देखते थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो
कमर्शियल अफेयर देखते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और कमर्शियल से सी और सी यानी कि कोर्ट ऑफ सी से याद रखना कमर्शियल, और एक सी से याद रखना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को आप बी ए से याद रख सकते हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ए से एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये दोनों जो है वो डुअल गवर्नमेंट का पार्ट थे और इनको अबॉलिश कर दिया गया। यहाँ से जो है वो न्यू पोस्ट एक क्रिएट की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो जो है वो क्या करेगा, असिस्ट करेगा क्राउन को विद रिस्पेक्ट टू इंडियन अफेयर्स। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ से बन जाता है। देन यहाँ से जो है वो एंट्री होती है इंडियंस की लेजिस्लेचर में। ये कहा जाता है कि जो ये गुड गवर्नेंस का एक्ट है, इसमें जो है वो भारतीयों की भारतीय लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट होगी सरकार में। तो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट यहाँ पर जो है वो शुरू हुआ। साथ में यहाँ पर फॉलो किया गया डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रेटेजी को, यानी कि बॉम्बे मद्रास की पावर जो है वो रिस्टोर कर दी गई। बॉम्बे और मद्रास की पावर जो है वो उनको वापस दे दी गई। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन हुई थी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जहां पर जो है वो बॉम्बे और मद्रास की पावर किसको दे दी थी, बंगाल के गवर्नर को या बंगाल के गवर्नर जनरल को। लेकिन यहां पर क्या किया, इन दोनों की पावर को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया। जब यहां पर पावर को डिसेंट्रलाइज्ड किया तो दैट मीन्स लॉर्ड कैनिंग के पास कुछ स्पेशल पावर आई होगी। तो सबसे पहली पावर आ गई विटो पावर, दूसरी आ गई ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। विटो और ऑर्डिनेंस दो पावर स्पेशल किसके पास चलेगी, गवर्नर जनरल या फिर वॉइस रॉय के पास। देन उसके बाद यहां पर एक और एक्ट आता है, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या हुआ था कि यहां पर फिफ्थ मेंबर जो है वो फाइनेंशियल मेंबर जो वो ऐड किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्योंकि बजट इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 में। अब बजट इंट्रोड्यूस कौन करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंशियल जो मेंबर था एक, वो ऐड किया गया था यहाँ पे गवर्नर जनरल की जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और जो पहला बजट या फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे जेम्स विल्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम, मतलब ये जो नाम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेम्स विल्सन, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जो हमारा ब्रिटिश पीरियड अगर हम बात करें। और बजट जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था। दूसरा यहाँ पर ये कहा गया था कि इंडियन काउंसिल एक्ट में जो पोर्टफोलियो सिस्टम है जो 1859 में इंट्रोड्यूस हुआ था, पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब हो गया वर्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया इसका मतलब हो गया वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। हम ऐसा सुनते हैं ना न्यूज़ में कि सीएम ने जो है वो इतना पोर्टफोलियो अपने पास रखा है, तो दैट मीन्स डिपार्टमेंट। और वो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होगा कि सारे डिपार्टमेंट्स बांटना। जैसा पीडब्ल्यूडी किसी को दे दिया, हेल्थ किसी को दे दिया, फाइनेंस किसी को दे दिया, ठीक है, या फिर हाउसिंग वाला किसी को दे दिया, पंचायती राज किसी को दे दिया। तो ये जो डिवीज़न, ये जो आप वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट इज़ पोर्टफोलियो सिस्टम। और ये 1859 में जो है वो भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। पहले इंट्रोड्यूस हो गया था, ऐड बाद में किया गया है। इंपॉर्टेंट जो हमने बात की थी कि इंडियंस की एंट्री करवानी है, तो 1861 में यहाँ पर 3 इंडियंस नॉन ऑफिशियल की बात हो रही है। यहाँ पे याद रखना कि नॉन ऑफिशियल में जो है वो 3 इंडियंस जो है वो ऐड हुए। सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला के महाराजा। और थर्ड जो थे वो थे सर ये राजा कहाँ ऑफ, पे ऐड हुए? हाँ जी, ये कहाँ पे ऐड हुए? ये 3। ये जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, जो वॉइस रॉय की जो काउंसिल थी, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी थी उसमें ये मेंबर्स ऐड हुए, 3 मेंबर्स। और ये नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। ओके। 1853 में जब वो एक्ट था, चार्टर एक्ट, तो उसके अंडर जो है वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगी, जो है वो लेजिस्लेटिव यानी कि कानून बनाएगी। थोड़े बहुत कानून भारत में भी अब बनेंगे, पहले तो यूरोप से बनकर आते थे, पहले तो ब्रिटेन से बनकर आते थे। देन यहाँ पर कहा गया कि अब कानून जो है वो कहाँ पर बनेंगे, इंडिया में भी बनेंगे। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों को सेपरेट कर दिया गया। और इस कंसेप्ट को यहाँ पर कहते हैं मिनी पार्लियामेंट। इन्होंने कहा कि अब हर कानून के लिए हमें जो है वो ब्रिटेन को नहीं देखना है, अब हम कुछ कानून खुद भी बना सकते हैं ताकि अफेयर्स जो है वो इंडिया के मैनेज कर सके। तो यहाँ पर सर राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इन तीनों की एंट्री होती है काउंसिल्स में। इसके बाद जो यहाँ पर काउंसिल में एंट्री होती है तो ये 1861 में हुई है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना।
देन दूसरा जो कंसेप्ट हमने यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये एक्ट जो है वो सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। तो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट जो है वो यहाँ पर आया था, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861, जिसमें ये कहा गया था कि एप्लीकेंट हैड टू सक्सीड इन अ टेस्ट इन लोकल डायलेक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर ही वर्कड। यानी कि जो एप्लीकेंट होगा उसको जो है वो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो अपॉइंट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का जो लोकल डायलेक्ट है या लोकल बोली है उसका टेस्ट में जो है वो उसको पास होना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया था कि जो हायर पोस्ट है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ही है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो इन्होंने कहा था कि वो ब्रिटिश ही बनेगा इस एक्ट के अंडर। दूसरा, इंडियन रिक्वेस्टेड, यहाँ पर इंडियंस ने रिक्वेस्ट की थी एंट्री इनटू द कॉन्वेंटन सिविल सर्विसेज, कि ये जो उनकी मतलब ब्रिटिश जो सिविल सर्विसेज है उसमें जो वो रिक्वेस्ट की थी हमें उसमें एंट्री चाहिए, बट इसको डिनाई कर दिया गया था। इस एक्ट में जो है वो इस डिमांड को डिनाई कर दिया गया। देन उसके बाद यहाँ पर एक एक्ट और है छोटा सा, वो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। हाई कोर्ट एक्ट मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट था, फिर सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत, और वर कंसोलिडेटेड एंड बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, 3 हाई कोर्ट की परमिशन बनाने की जो है वो यहाँ पर मिल गई। इन्होंने कहा कि जो सदर निजामत, सदर दीवानी, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ये सब है, इन सबको हटाओ, अब क्या बनेगा यहाँ पर हाई कोर्ट्स, जिसको बनाने की परमिशन जो है वो यहाँ पर दे दी गई। प्लस ये कहा गया कि हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और यहाँ पर जो है वो 15 मेंबर होंगे, यानी कि 15 जजेस होंगे प्लस चीफ जस्टिस। तो ये इंडियन काउंसिल, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 और इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861, ये दोनों एक्ट के फीचर्स हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक न्यू टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स। और ये इनकम टैक्स कितना था, 5%, अप्लाई टू द इनकम ऑफ ₹500 और मोर देन ईयर, मतलब और मोर देन ईच ईयर, कि जिसकी जो है वो 500 से ज़्यादा या 500 इनकम है तो उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। देन इंडिगो रिवोल्ट जो है वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ। इंडिगो मतलब तिनखतिया सिस्टम। ये जो इंडिगो थी ये एक तरह से कैश क्रॉप थी। इंडिगो एक कैश क्रॉप थी जिसका जो है वो बहुत प्रॉफिट होता था ब्रिटेन में, स्पेशली यहाँ पर ब्रिटेन में इसकी बहुत डिमांड थी। और 1859-60 में ये रिवोल्ट यहाँ पर हुआ है। इंडिगो प्लांटर्स जो थे वो क्या करते थे, जो पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि आपको क्या करना है कि इसी क्रॉप को प्लांट करना है, आपको यही क्रॉप जो है वो ग्रो करनी है। अब यहाँ पर क्या फैक्टर था कि ये क्रॉप जहाँ पर ग्रो की जाती थी, एक तो उसके बाद वहाँ कुछ और नहीं होता था, और दूसरा ये जो कंपनीज थी जो जो फोर्स करती थी, ठीक है, वो कहती थी कि आपको ये ग्रो वहाँ करनी है जो आपकी सबसे फर्टाइल सॉइल है। अब अगर सबसे फर्टाइल सॉइल पर आप एक कैश क्रॉप ग्रो करोगे तो फूड क्रॉप कहाँ पे ग्रो करोगे, जहाँ पे फूड क्रॉप हो नहीं सकती। तो इससे फेमाइंस हुई, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फेमाइंस के लिए रिजल्ट हुआ। प्लस यहाँ पर हम इंडिगो रिवोल्ट भी देखते हैं। पहला कारण तो ये हो गया कि वो फोर्सफुली जो है वो इस कैश क्रॉप को जो है वो ग्रो करने के लिए जो है वो कंपनीज जो है वो पीजेंट्स को बोल रही थी। सेकंड पॉइंट, अब ग्रो भी कर देंगे, ठीक है, लेकिन इसका प्राइस वो बहुत कम देते थे। जितना एक्चुअल में आप इतने फर्टाइल रीजन पर अगर इसको ग्रो कर रहे हो तो आपको प्राइस भी अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्राइस जो है वो बहुत लेस और बहुत कम दिया जाता था। दूसरा, जहां पर ये ग्रो कर दी जाती थी उसके बाद वहां कुछ और नहीं होता था, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता था। दैट मीन्स वो लैंड जो है वो बैरन बन जाएगी, सूखा बन जाएगा, डिग्रेड हो जाएगी। उसके बाद लेस इकोनॉमिक गेन टू फार्मर्स। अब अगर लो प्रॉफिट हो, लो, अगर आपको लो प्राइस मिलेगा तो फार्मर्स को, पीजेंट्स को कहाँ बेनिफिट होगा इससे। और उसके बाद चलो पीजेंट तो वैसे भी सेटिस्फाइड था कि अगर उसको फूड मिल रहा है तो वो खुश है उसमें, क्योंकि उसका मेन टारगेट वही होता था कि मुझे जो है वो 2 टाइम का खाना मिल जाना चाहिए। लेकिन इस क्रॉप से, इस कैश क्रॉप से जो फूड था वो भी नहीं मिल रहा था, ऊपर से रेवेन्यू भी पे करना पड़ेगा, तो वो सब के लिए चैलेंजेस आ गए। तो फाइनली उन्होंने क्या किया कि रिवोल्ट किया। और इसमें जो लीडर्स थे वो थे दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। तो ये जो विश्वास ब्रदर्स हैं, दिगंबर और विष्णु, डीबी से इसको याद रख सकते हैं, डीबी, दिगंबर और विष्णु विश्वास, डीबीबी, डीबीबी, दिगंबर विष्णु विश्वास, ये दोनों दो भाई थे। इन्होंने ये जो लीड किया था इसको। इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स इन दोनों के नाम। दूसरा,
एक ना पेपर था, न्यूज़पेपर बंगाली में, जिसका नाम था हिंदू पेट्रोइट। ये हरीश चंद्र मुखर्जी ने लिखा है। तो आपसे नाम पूछा जा सकता है कि ये न्यूज़पेपर किसने लिखा है। ये लिखा है हरीश चंद्र मुखर्जी ने, बंगाली में ये लिखा गया था। और ये किसके ऊपर था, ये जो आपका जो ये इंडिगो रिवोल्ट था इसके ऊपर। दूसरा एक प्ले, नील दर्पण। नील दर्पण एक प्ले था, ये लिखा था दीन बंधु मित्र ने। दीन बंधु मित्र ने ये प्ले लिखा था, किसके ऊपर था ये जो नील दर्पण था ये भी किससे लिंकअप कर रहा है, इंडिगो से। और इंडिगो को जो है वो नील कहा जाता था। दूसरा, फिर जब ये रिवोल्ट हुआ तो इसका रिजल्ट, ब्रिटिशर्स ने क्या, ईस्ट इंडिया जो यहाँ के प्लांटर्स थे उन्होंने जो है, जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उन्होंने प्लांटर्स के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट किया, पेटिशंस फाइल करी। तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिगो कमीशन अपॉइंट किया। और इंडिगो कमीशन जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई, तो कहीं ना कहीं जो है वो फेवर में, तो वो ब्रिटिशर्स ने प्लांटर्स का भी फेवर किया उसमें। तो फाइनली जो है वो फिर यहाँ से जो है वो जो पीजेंट्स थे उन्होंने जो है वो रिवोल्ट किया अगेंस्ट, जो है वो जो मैसिव वायलेंस रिवोल्ट हुआ यहाँ पर अगेंस्ट प्लांटर्स। और यहाँ पर फिर सप्रेशन हुआ और ये रिवोल्ट खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इनको हम ब्रीफली और ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि क्वीन प्रोक्लेमेशन हो गया, पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया, बजट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, इनकम हो गया, ठीक है, फर्स्ट वॉइस रॉय हो गया। दूसरा ये सारे जो है वो हमने कवर कर दिए, और आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड एल्गिन वन, जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय, 62 से लेकर 63 इनका जो है वो टेन्योर रहा है, ठीक है। इनके टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बॉम्बे एंड बंगाल बनी। मतलब पहले बॉम्बे और बंगाल के जो गवर्नर्स थे उनकी पावर्स को रिस्टोर किया, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि बॉम्बे और बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बना दी। उनको बोला कि सर अब आप भी जो है वो ये काउंसिल बनी, इसमें क्या है कि आप अपनी रिप्रेजेंटेशन रखो थोड़ी बहुत, और साथ में क्या करो, यहाँ पर आप भी जो है वो अपने एरिया को मैनेज करने के लिए थोड़े बहुत कानून बनाओ, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर कम पड़े। जो हमें याद रखना है, ठीक है, इसमें जो ये लॉर्ड एल्गिन थे, इन्होंने करियर शुरुआत किया था अपना एज ए डिप्लोमेट। मतलब ये गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा भी जो है वो भारत में आने से पहले रहे। इनके टाइम पे ना वहाबी मूवमेंट, ये वहाबी मूवमेंट देखो दोबारा आ गई। ये वहाबी मूवमेंट वही मूवमेंट है जो 1820 से शुरू हुई थी। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, जो कि प्योर जो टीचिंग्स थी इस्लाम को उसको प्रमोट कर रहा था। तो यहाँ पर जो है, जब ये 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, तो वहाँ पर एंटी नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स थी उसको इन्होंने जो है वो एंटी ब्रिटिश जो फीलिंग्स थी उनको इन्होंने जो है वो बहुत जो है वो स्प्रेड किया। एंटी नेशनलिस्ट नहीं, एंटी ब्रिटिश जो फीलिंग्स थी उनको जो है वो इन्होंने स्प्रेड किया। और कहीं ना कहीं उसके बाद भी जो है वो इन्होंने जो क्या किया, जब रिवोल्ट खत्म हो गया तो ये लीड करते गए, इन्होंने जो है वो ब्रिटिशर्स को एंटी कर दिया। और इसका कारण क्या था, यहाँ पर मैं आपको मतलब रीज़न बताना चाहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर्स ऐसा मानते थे कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मुस्लिम्स। क्यों? क्योंकि राजा कौन है, एक मुगल एम्परर, और मुगल एम्परर क्या है, मुस्लिम। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ये मानते थे कि 1857 के रिवोल्ट के पीछे जो है वो आपका बहादुर शाह सेकंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने क्या किया कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत हिंदुओं को प्रमोट करना शुरू कर दिया और मुस्लिम्स को बिल्कुल बायकॉट कर दिया। जब मुस्लिम्स को बिल्कुल जो है वो इग्नोर कर दिया, तो मुस्लिम्स जो है वो बिल्कुल क्या हो गए, वल्नरेबल बन गए। ना तो वो मॉडर्नाइज हो पाए, ना उनको वेस्टर्न एजुकेशन मिल रही थी, तो वो अपनी जो टीचिंग्स वगैरह थी उसी पर फोकस करी जा रहे थे। और दूसरी साइड आईएनसी, और हम देख रहे हैं कि हिंदू लीडर्स जो है वो राइज करते हैं, वो वेस्टर्न एजुकेशन को स्टडी करते हैं, वेस्टर्न थॉट्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, एक मिडिल क्लास का बर्थ होता है। लेकिन मुस्लिम्स जो है वो यहाँ से बैकडोर जो हो जाते हैं टिल 1885 तक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इवेंट इनके टाइम पे हुआ, दैट इज अंबाला कैंपेन। अब ये अंबाला कैंपेन वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया, लेकिन अगर किस्मत बुरी हो ना तो पूछ सकते हैं। तो अंबाला कैंपेन जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हुआ है, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें, अंबाला यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हरियाणा में है। टू सप्रेस ट्राइबल इंसर्जेंसी, ये जो ट्राइबल जो इंसर्जेंसीज जो उसके बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद छोटी छोटी हो रही थी, तो इसको सप्रेस करने के लिए जो है ये अंबाला कैंपेन जो है वो लीड किया गया था।
ये जो एल्गिन है इसकी डेथ जो है वो भारत में हुई है। 24 महीने ये ऑफिस में रहा और इसकी जो डेथ है वो भारत में हुई, वो भी कहाँ पे, धर्मशाला में, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, और ड्यू टू हार्ट अटैक। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में कि कौन सा गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय था जिसकी डेथ जो है वो धर्मशाला में हुई थी। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा, लॉर्ड एल्गिन, धर्मशाला में इसकी डेथ हुई थी ड्यू टू हार्ट अटैक। 1863 में शांति निकेतन जो है वो फाउंड किया था, फाउंडेड बाय द देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो शांति निकेतन जो है वो यहाँ पर बनाया था 1863 में। देन उसके बाद जो नेक्स्ट जो वाइस रॉय या गवर्नर जनरल बने वो बने जॉन लॉरेंस। और ये जॉन लॉरेंस जो है वो हमारे लिए जो है वो हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके टाइम पे सबसे पहले शिमला जो है वो समर कैपिटल डिक्लेयर हो गई। ईयर से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर समर कैपिटल से रिलेटेड ये 2 ईयर है अलग अलग सोर्सेज में, तो इसको जो एग्जैक्ट एनसीईआरटी में है वो ही फॉलो करना। 1863-64 भी हम इसको कह सकते हैं। समर कैपिटल को बनाया क्योंकि एक में डिक्लेयर किया था कि बनाना है, दूसरे ईयर में बनाया है। देन उसके बाद इन्होंने अफगान चैलेंज, क्योंकि हम देख रहे थे कि अफगानिस्तान में जो राइज हो रहा था, तो अफगान चैलेंज के लिए इन्होंने क्या पॉलिसी की थी, पॉलिसी ऑफ इनएक्टिविटी। इन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है होने दो। जैसा लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी तो उसने कहा था कि मैं अफगानिस्तान की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था, उसकी अफगान पॉलिसी थी, तो उसने क्या किया था, अटैक कर दिया था। लेकिन जॉन लॉरेंस ने बोला कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है होने दो, इग्नोर करो उसको, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं, हम अपना जो है वो भारत को देखते हैं। इसके टाइम पे भूटान वॉर हुई है 1865 में। ये वॉर 1865 और इसकी ट्रीटी शिंचुला, ट्रीटी ऑफ शिंचुला, ये पेपर में पूछी गई है। तो ये ट्रीटी साइन हुई है भूटान के साथ 1865 में, और ये ट्रीटी एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट बना है। 1866 में इस टाइम पे इलाहाबाद हाईकोर्ट बना। देन उड़ीसा फेमाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, उड़ीसा, राजपुताना, बुंदेलखंड फेमाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये इनकी जो फेज थी, यहाँ पर मॉनसून अच्छा नहीं हुआ। हम ना बहुत लकी हैं रिगार्डिंग कोविड-19। जब कोविड-19 भारत में आया तो उस टाइम पे यहाँ पर मॉनसून अच्छा था। मतलब एग्रीकल्चर में हमने देखा था सारे सेक्टर डाउन थे, लेकिन एग्रीकल्चर पॉजिटिव ग्रोथ में था। क्यों? क्योंकि मॉनसून अच्छा हुआ था। तो मॉनसून अच्छा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ड्रफ नहीं होगा। जब इंडो पाक वॉर हुई थी तो उसके बाद का जो अगला साल था वो भी ड्रफ था, मॉनसून अच्छा नहीं हुआ। इंडिया चाइना, इंडो अगर हम बात करें, जब इंडिया चाइना वॉर हुई तो उसके बाद का नेक्स्ट ईयर भी ड्रफ था। उसके बाद अगेन जब सेकेंड वॉर हुई हमारी पाकिस्तान के साथ 1965 और 66 वाले फेज में, जब लाल बहादुर शास्त्री जी यहाँ पर थे, तो उस केस में भी, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री जी पहले, और दोनों केसेस में, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू वाले वॉर में भी और दूसरे में भी, यहाँ पे उस टाइम पे भी जब उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, तो उस टाइम पे भी यहाँ पर जो है वो ड्रफ था, मॉनसून अच्छी नहीं हुई थी। तो जिसकी वजह से भारत में क्या हुआ था, यहाँ पर जो है वो फूड मतलब था ही नहीं, हमारे पास जो है वो अनाज बहुत कम था। लेकिन कोविड-19 जो है वो हमारी एक, अगर हम बात करें कोविड-19 फेज के टाइम पे, हम बहुत लकी थे कि हमारे पास जो है वो मॉनसून अच्छी हो गई, तो इसकी वजह से जो है वो यहाँ पर सरप्लस रही प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में। तो सेम ऐसा होता है कि फेमाइन जहाँ पर है, याद रखना, आप इसको मेंस में भी लिख सकते हो फेमाइन के पॉइंट को, कि जहाँ पर भी फेमाइन हो रही है भारत के केस में, तो सबसे पहले पॉइंट यही याद रखना कि वहाँ पर जो है वो एक तो पैंडेमिक और एपिडेमिक रहेगा, दूसरा वहाँ पर मानसून अच्छा नहीं हुआ। जब जब भारत में अच्छा मानसून नहीं होगा तो फेमाइन लाइक कंडीशन बन जाएगी। देवबंद मूवमेंट इनके टाइम पे हुई 1866 में, जिसको लीड किया था किसने, मोहम्मद कासिम नोनोतावी या नैनोतावी, और दूसरा इसमें पर्सनालिटी थे वो थे राशिद अहमद गंगोई। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। रिवाइवल मतलब इन्होंने क्या करना है कि मुस्लिम्स को रिवाइव करना है, जो मुस्लिम्स की प्योर इस्लामिक टीचिंग्स है उसको रिवाइव करना है, देवबंद मूवमेंट, ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पर कंसेप्ट एक और भी आता है, वो आता है रिफॉर्मिस्ट का। और मैंने आपको बताया ना कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो मुस्लिम्स को इग्नोर किया, तो मुस्लिम्स जो है वो बैकडोर होने लगे,
तो बैकडोर होने का मतलब है उनको रिवाइवल चाहिए। अब रिवाइवल के लिए मुस्लिम्स वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ नहीं गए, वो किसकी तरफ गए? प्योर टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में यहां पर जो है वो बनी है दादा भाई नरोजे के टाइम पे। कहीं कहीं पे ये ईयर जो है वो 1867 भी दिया हुआ है। तो अगर तो सिर्फ आपको 1866 आया पेपर में तो 1866 कर देना, लेकिन अगर 1867 भी आया, दोनों में से एक ही साल पूछा जाएगा। एनसीईआरटी में तो कहीं कहीं 18 एनसीईआरटी में तो 1866 मेंशन है, लेकिन गूगल पर 1867 दे रखा है। दादा भाई नरोजे ने ये बनाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और ये बनाई थी लंदन में। देन उसके बाद यहां पर टेनेसी एक्ट ऑफ पंजाब, टेनेसी एक्ट ऑफ पंजाब 1866 अवध, यहां पर ऑलरेडी पहले ही कि फार्मर्स के जो इश्यूज थे उनको पहले ही सेटल कर दिया जाए। 1870 अगर हम बात करें या 1860 तक, 1860 तक क्राउन को ये पता चल चुका था कि फार्मर्स जो है वो रिवोल्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने ये प्लान किया कि हम ये फार्मर्स को जो है वो ज़्यादा टिकने नहीं देंगे, ज़्यादा रिवोल्ट यहाँ पर होने नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, जो अगर यहाँ पर रिवोल्ट हो रहा है तो हम ना पहले ही जो है वो रोक देंगे। तो पंजाब में अगर कोई रिवोल्ट लाइक कंडीशन बनती है तो उसके लिए पहले ही जो है वो टेनेसी एक्ट ला दिया गया, जिसके अंडर जो है वो ये कह दिया गया कि हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे फार्मर्स को। बट ये उतना कामयाब यहाँ पर नहीं होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड मयो, 1869 से लेकर 72 के बीच में। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो लॉर्ड मयो के बारे में लिखने हैं। इसी तरह से अभी तक यहां से क्वेश्चन बने हैं। पहला पॉइंट, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन 1870 में। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पैसे का जो है वो आप बंटवारा, पैसे को जो है वो आप जो वो एक गवर्नमेंट के जो पार्ट होता है उससे दूसरी गवर्नमेंट को, यानी कि स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा, एम जी रेनेडे, एम जी रेनेडे फाउंडर थे पुनः सार्वजनिक सभा के। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो वाज द फाउंडर ऑफ पुनः सार्वजनिक सभा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनी 1870 में। राजकोट कॉलेज, अजमेर कॉलेज, राजकोट और अजमेर दो कॉलेजेस बनाए गए, और ये कॉलेजेस इसलिए बनाए गए जो प्रिंसेस थे, जो प्रिंसली स्टेट वाले प्रिंसेस थे उनको पढ़ाने के लिए, ताकि वो भी जो है वो अपनी प्रिंसली स्टेट में थोड़ा तो अच्छे से रूल करे। स्टेट रेलवे का कंसेप्ट जो है वो लॉर्ड मयो के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया। ये स्टेटमेंट भी पेपर में पूछी गई है। स्टेट रेलवे का जो कंसेप्ट था वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट जो है वो है सेंसस। 1871 में सबसे पहले सेंसस यानी कि जनगणना की शुरुआत हुई 10 साल के लिए, और यहां पर जो है वो 1881 में जो है वो खत्म हुई पहली। और जो फर्स्ट जो स्टैटिस्टिकल जो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो कमीशन जो थे, जो जनगणना के कमीशन थे, वो थे सर विलियम विल्सन हंटर। सर विलियम विल्सन हंटर। फर्स्ट सेंसस किसके नाम पे हुई? लॉर्ड मेयो के टाइम पे। और यहाँ पर स्टैटिस्टिकल सर्वे भी बनाया गया। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स बनाया गया 1872 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट जो है यहाँ पर 1872 में आया, जिसको अभी हमने रिप्लेस कर दिया है। तो एक तो आईपीसी हमने देखा, आईपीसी जो है वो 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको इंप्लीमेंट किया था 1862 में। दूसरा, बजट इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 में। और फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मैंने अभी नाम बताया था, जल्दी आंसर करो। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे इस टाइम पे यहाँ पे? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन जो है वो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है वो बजट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ तक थे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं, उसमें जो है वो हम आगे कवर करते हैं। तो जब ये यहाँ से लॉर्ड मेयो की अगर हम बात करें 1872 में चल जाते हैं, तो इसके बाद जो नेक्स्ट बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक।
लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है वो नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं और इनका जो टेन्योर था वो था 1872 से लेकर 76 के बीच में। यहाँ से जो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है ना, वो ये कि यहाँ कुछ और थोड़े से फैक्टर्स आते हैं, वो आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, जो पेपर में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले तो ये एक एक्टिव रिफॉर्मर थे। एक्टिव रिफॉर्मर मतलब इन्होंने क्या किया कि भारत की जो सोसाइटी थी उसमें रिफॉर्म्स किए। कैसे रिफॉर्म्स? सोशल रिफॉर्म्स। इन्होंने जो टैक्स सिस्टम था उसमें उनको कम किया, कि जो टैक्स जो इतने सारे जो इम्पोज हो रहे थे उसको थोड़ा कम कर दिया। दूसरा जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैरियर लगा रखे थे कि इंडियंस नहीं होंगे, इंडियंस को ये राइट नहीं, इंडियंस को वो राइट नहीं, इंडियन परमिशन नहीं ले सकते, ये सब इनको कम कर दिया, इनको हटा दिया, इनको कम धीरे धीरे कम कर दिया, ताकि जो लोग थे, जो आम आदमी था, उसका ट्रस्ट जो है वो सरकार में बने। इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर चलते हैं। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1871 मद्रास। ये पेपर में पूछा गया है कि फर्स्ट जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी वो कौन सी थी। 1871 में बनी थी और फर्स्ट थी मद्रास। थियोसॉफिकल सोसाइटी इनके टाइम पे बनी, इसको अभी हम स्टडी करेंगे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इनके टाइम पे बनी, ये वो सर सैयद अहमद खान वाली हो गई। दूसरा इंडियन एसोसिएशन डक्कन राइट्स 1875, इसको भी हम कवर करेंगे कि इसमें क्या था। दूसरा इंडियन लीग, ये ससीर कुमार घोष की थी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन यहाँ पर बना, फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन 1875 में बना, जिसने ये रेकमेंड किया कि फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो आने चाहिए। मतलब ये कमीशन को अपॉइंट किया गया इसलिए ताकि जो फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स की कंडीशंस थी उसको इम्प्रूव किया जाए। आर्य समाज बना 1875 में। और मुझे बताओ आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज के फाउंडर थे। देन इसके बाद सत्य शोधक समाज यहाँ पर बनाए 1873 में। और सत्य शोधक समाज के फाउंडर कौन थे? ज्योतिबा। ज्योतिबा फुले। कुका रेबेलियन इस टाइम पे हो रखा है। और प्रिंस ऑफ वेल इनके टाइम पे जो है वो भारत विजिट करते हैं। अब चलते हैं थोड़ा डिटेल में। डिपोजिशन ऑफ द गायकवाड़ ऑफ द बड़ौदा, मतलब क्या हुआ? 1870 में इन्होंने क्या किया कि जो रीजन था, मतलब जो मल्हार राव वाला जो रीजन था ये, ठीक है, यहाँ पर मल्हार राव के जो सक्सेसर थे, ठीक है, राजा खांडे राव गायकवाड़, ठीक है, खांडे राव गायकवाड़, इनकी जो है वो मतलब डेथ ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट इन बड़ौदा, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो खांडे राव मल्हार राव वाले मल्हार राव थे ना, इनके जो आगे सक्सेसर्स हुए, उनकी डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंटरवीन कर दिया बड़ौदा में। और फाइनली 1875 में यहाँ पर जो है वो ये जो राजा था यहाँ का, उसको जो है वो हटाकर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो उसको इंक्लूड मतलब जो है वो कंपनी में ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना दिया। गायकवाड़ को रिप्लेस कर दिया ब्रिटिश इंडिया ने, मतलब ब्रिटिश एम्पायर ने या क्राउन ने। और वहां पर क्राउन रूल इंपोज कर दिया और 1875 में जो है वो डिपोज कर दिया रूलर को, कहां पर, और उसको भेज दिया मद्रास। जिसके बाद 1882 में उसकी वहां पर डेथ हो गई। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर एक बड़ौदा छोटी सी स्टेट है जिसको एनेक्स किया गया। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स ने जो है वो विजिट किया है 1876। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीक्वेंस बन रखा है, पेपर में पूछा गया है ईयर में। ये ईयर वाइज मैं आपको कवर कर दूंगा और जो नेक्स्ट हमारी जो सीरीज होगी ईयर वाइज, वो 1800 से लेकर 1900 होगी। पूरा ईयर वाइज उसमें कवर हो जाएगा कि कौन सा इवेंट कहाँ पर हो रखा है। जो ये प्रिंस ऑफ वेल थे, ये विक्टोरिया जो क्वीन थी उसका एल्डेस्ट सन थे। ये भारत आए थे और ये कहाँ पर आए थे? बॉम्बे में। देन उसके बाद मद्रास गए, फिर सेलियन, और फिर फाइनली कलकत्ता पहुंच गए। दूसरा यहाँ पर कि इंडियन प्रिंसेस, जो भारतीय प्रिंसेस थे, उन्होंने क्या किया, ऋग्वेद जो है वो, ऋग्वेद की एक कॉपी थी उसको जो है वो प्रेजेंट किया यहाँ पे। और मैक्स मुलर ने जो है वो वेदों को जो है वो वेदों पर वर्क भी किया है। कुका रेबिलियन, कुका रेबिलियन और नामधारी, कुका रेबिलियन और नामधारी रेबिलियन दोनों एक पंजाब में ये हुआ। और अब आप जो मूवमेंट्स है उसको इस तरह से ट्रायंगल फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले रीजंस की, ये जो कोका रेबिलियन था इसका कारण क्या था?
पहला इनका फोकस था रिफॉर्म्स की तरफ। इन्होंने टारगेट किया कि हमें पंजाब में रिफॉर्म्स लाने हैं, मतलब सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट करनी है। उसके बाद इन्होंने अबंडन किया जो रिचुअल्स, जो रिचुअल्स जो है वो इतने स्ट्रिक्ट रिचुअल जो फॉलो किए जा रहे थे उसको कंडेम्ड किया इन्होंने, उसको फॉलो नहीं किया, डिसऑबे किया। कैटल प्रोटेक्शन पर इनका फोकस था। इन्होंने कहा कि हमें गाय को बचाना है। इवेंट्स की अगर हम बात करें तो ये किस तरह से जो है वो अपनी जो ये जो कुका जो रिवेलियन हुआ है ये किसको किस तरह से, कुका मूवमेंट अगर हम बात करें तो उसको किस तरह से ये लीड करते थे। सबसे पहले ये क्या करते थे, शाउट करते थे, प्रमोट करते थे वन गॉड कंसेप्ट को, यानी कि भगवान एक है। तो ये क्या करते थे, गलियों से जब गुजरते थे तो ये भगवान के नारे लगाते थे। और इसमें जो लीडर थे इंपॉर्टेंट वो थे बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह इंपॉर्टेंट लीडर थे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर जो है वो हिंदू मुस्लिम क्लैशेस हो गए। कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो थी रिफॉर्मिस्ट पंजाब की अगर हम बात करें, देखो पंजाब एक ऐसा रीजन, अगर हम पुराना पुराना पंजाब के बाद चलते हैं तो वहाँ पर मुस्लिम्स भी थे। तो ये जो मूवमेंट थी कुका, ये कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से पूरा इनका फोकस तो रिफॉर्म्स में था, लेकिन इनकी जो वे था वो कहीं ना कहीं हिंदू आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। तो इसलिए क्या हो गया कि यहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम क्लैशेस हो गए। अब जय श्री राम के नारे अगर लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स ने उसको अगेंस्ट, मुस्लिम ने उसको गलत वे में ले लिया, और यहाँ पर जो है वो ये जो है वो मूवमेंट हो गई। लेकिन फिर यहाँ पर गवर्नमेंट को जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ा। जो ये क्लैशेस हुए, इस क्लैशेस को एड्रेस करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ा, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पे मेंटेन किया गया। तो ये मूवमेंट किस तरह से सप्रेस हुई, ब्रिटिश की इन्वॉल्वमेंट हुई, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हुई। जो बाबा राम सिंह था इसको डिपोर्ट कर दिया गया रंगून को, ठीक है। और साथ में जब वहां पर डिपोर्ट कर दिया गया फाइनली, तो यहाँ पर चैलेंज नोट वोल सिख सपोर्ट इन दिस मूवमेंट। इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि जब उसको डिपोर्ट कर दिया तो मूवमेंट खत्म हो गई, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ये जो मूवमेंट थी इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इसको जो है, अगर कुका पंजाब में थी ये मूवमेंट, इसको सारे जो सिख थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया पंजाब में। दैट मीन्स कुछ जो है वो ब्रिटिश के फेवर में भी थे और कुछ सोशल रिफॉर्म्स के फेवर में नहीं थे। तो इसलिए जो है वो ये मूवमेंट जो है वो एंड अप हो गई फाइनली। देन उसके बाद बिहार फेमाइन, 1873 से लेकर 74 के बीच में ये बिहार में फेमाइन हुई, ठीक है। नो कैजुअलिटीज़, यहाँ पर ना कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। और सरप्राइजिंग बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर मेजर्स लिए हैं। तो ये शॉकिंग था कि ब्रिटिशर्स ने बिहार की फेमाइन के क्यों मेजर्स लिए। इसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो भारत में आने वाले थे, वो पता था। तो इसलिए जो उन्होंने थोड़े बहुत यहाँ पर मेजर्स ले लिए। देन आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये बना 1875 में। और यहाँ पर जो है वो फाउंड, अगर हम बात करें सबसे पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था, कलकत्ता में। कलकत्ता के बाद इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट गया शिमला में। देन शिमला के बाद पुणे में गया, और पुणे के बाद अभी प्रेजेंट टाइम न्यू दिल्ली में। तो 4 जगह इसका हेडक्वार्टर रहा है, शिमला में भी इसका हेडक्वार्टर जो है वो बना है। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो इनकम टैक्स लॉर्ड कैनिन के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया, रिपील्ड कर दिया इनकम टैक्स को, जो इंट्रोड्यूस किया था किसने, लॉर्ड कैनिन ने। सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स इनके टाइम पे जो हुए, तो सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज को परमिट कर दिया गया। इन्होंने अलाउ किया कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ है। दूसरा, सिविल मैरिजेस, सिविल मैरिजेज और आर्य मैरिजेस, आर्य समाज की जो मैरिजेस थी उनको क्या किया, परमिट किया, अलाउ किया, किसके अंडर, मैरिज एक्ट ऑफ 1872। मैरिज एक्ट ऑफ 1872 के अंडर जो है वो सिविल मैरिज और आर्य समाज की जो मैरिज थी उसको भी यहाँ पर जो है वो अलाउ किया गया। तो ये काइंड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स हो गए। देन उसके बाद अब हम चलते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ। ध्यान से सुनना, कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि ये 1875 में ये बनी सबसे पहले तो, और अभी प्रेजेंट टाइम में इसको कहा जाता है, उस टाइम पे मतलब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रेजेंट टाइम में कहते हैं, और मोहम्मदेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजेस उस टाइम पे इसको ये कहा गया था। इसके फाउंडर जो थे वो थे सैयद अहमद खान। जो ये सैयद अहमद खान थे, ये एक तो ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर, रिफॉर्मर की बात कर रहे हैं, रिवाइवलिस्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो ये मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट है। दूसरा, ये एक ब्रिलियंट स्टेट्समैन भी थे, यानी कि इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम्स की जो अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया। राजा जय किशन, राजा जय किशन हेल्प, राजा जय किशन ने जो है वो मदद की थी सैयद अहमद खान की टू एस्टेब्लिश दिस यूनिवर्सिटी।
ये जो यूनिवर्सिटी थी इसको एस्टेब्लिशमेंट में जो है वो हेल्प की थी। अब रीजंस क्यों क्यों जो है वो हेल्प की गई, पहला कारण ये है कि 1842 में पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया गया था इंग्लिश से। अब सारी की सारी मुस्लिम्स के लिए लॉज, मुस्लिम्स की जो टीचिंग थी वो किस में थी, पर्शियन में थी। अब पर्शियन की वैल्यू नहीं रही, क्यों, क्योंकि उसकी जगह आ गई इंग्लिश। तो दैट मीन्स अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना है। अगर आपको जॉब चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। ऐसा इस एक्ट के अंडर जो है वो यहाँ पर 1842 के बाद जो है वो शुरू हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे पहले पर्शियन चाहिए थी, क्यों, क्योंकि आपका जो है वो मुगल एम्पायर था और मुगल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, लेकिन यहाँ पर अब इंग्लिश हो गई। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो पहला कारण ये हो गया। दूसरा, जो ये सैयद अहमद खान थे, इन्होंने फिर रिफॉर्म्स जो है वो सोसाइटी में जो है वो शुरू किए। जो आपकी मुस्लिम जो सोसाइटी थी उसमें शुरू कर दिया रिफॉर्म्स। कैसे, इन्होंने एस्टेब्लिश करी एक साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में अलीगढ़ में, जो किसके ऊपर बेस्ड थी, वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर। ताकि देखो पहले बात की गई थी प्योर टीचिंग्स के बारे में, इस्लाम, इन्होंने कहा कि जो कुरान में प्योर टीचिंग्स है वही हमारा जो है वो सब कुछ है। लेकिन सैयद अहमद खान ने कहा कि नहीं भाई, मॉडर्न होना है, मॉडर्न होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेस्टर्न एजुकेशन चाहिए। तो इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई इन 1864, कहां पर, अलीगढ़ में, जो किसके ऊपर बेस्ड थी, वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर। तो इस तरह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो कि थोड़ा सा इतिहास है, और सैयद अहमद खान ने बनाई है 1875 में, ये याद रखना। देन उसके बाद आती है डक्कन राइट। जो डक्कन राइट है ये 1875, देखो 1875 आर्य समाज बना, 1875 आपका यहाँ पे जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। 1875 डक्कन राइट, डक्कन राइट, डक्कन मतलब दक्कन, प्रेजेंट टाइम वाला हैदराबाद वाले रीजन, ये वही डक्कन जिसमें जो है वो औरंगजेब का इंटरेस्ट था, जिसके लिए उसने डक्कन पॉलिसी लेकर आया था। डक्कन राइट 1875 क्यों, अब हैदराबाद एक ऐसी रीजन है, देखो सबसे पहले तो वहां बारिश नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो इंटीरियर में लोकेटेड है, धरती के, अगर हम बात करें भारत के मध्य में जो है वो, भारत में अगर हम इस तरह से बनाए तो यहाँ पर जो है वो आपका हैदराबाद है। तो एक तो यहाँ पर मानसून नहीं हो रही है, ठीक है, मानसून यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज है कि अंदर कम बारिश होती है। उसके बाद एक कारण क्या थे इस रिवोल्ट के कि ये डक्कन राइट हुए क्यों, पहला कारण यहाँ पर हाई लैंड रेवेन्यू की डिमांड हो रही थी। कौन सा लैंड रेवेन्यू, रोहतवाड़ी सिस्टम। और रोहतवाड़ी सिस्टम क्या हो रहा था, रॉयट से, यानी कि जो फार्मर्स थे उनसे डायरेक्ट कलेक्ट हो रहा है। जब डायरेक्ट कलेक्ट हो रहा है तो दैट मीन्स पीजेंट्स के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, और ये देना भी डायरेक्ट हो रहा है, और डायरेक्ट कलेक्शन हो रही है, तो ये सिर्फ कैश फॉर्मेट में होगा। जब कैश नहीं होगा, जब क्रॉप अच्छी नहीं हुई, पीजेंट उसको बेच नहीं पाया, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, पैसा नहीं है उसके पास, फिर वो पे नहीं कर पाएगा, तो वो किसके पास जाएगा, मनी लेंडर के पास। तो मनी लेंडर अगेन दूसरा कारण है इसके लिए कि मनी लेंडर का जो क्लस्टर था, मनी लेंडर का जो एक्सप्लॉयटेशन था, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब वो मनी लेंडर के पास गया, मनी लेंडर ने उसको हाई जो है वो इंटरेस्ट पे जो है वो लोन दे दिया, उससे उसने क्या किया, टैक्स पे कर दिया। लेकिन अगले साल फिर क्रॉप अच्छी नहीं हुई, फिर मनी लेंडर के पास गया, मनी लेंडर ने बोला कि देख यार, तूने तो पिछला भी नहीं दिया था, तो अभी क्या करेगा तू, अभी तू पिछला देगा या फिर तू अगला देगा, क्या करेगा। तो वो क्या कहता था कि डबल इंटरेस्ट पे और दे देता, डबल ट्रिपल इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता था कि पीजेंट वो इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पाते थे। जब वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे तो मनी लेंडर के पास फिर लास्ट ऑप्शन आया। लास्ट ऑप्शन क्या था, वो रीजन को कैप्चर कर लेगा, उसके जो, उसका जो खेत थे, उसका जो घर था, जो उसने गिरवी रखा था पीजेंट ने, उसको यहाँ पर कैप्चर कर लेगा। तो जब कैप्चर कर लिया तो पीजेंट हो गया बेघर। अब उसके पास ऑप्शन क्या है, वो अटैक करे मनी लैंडर के ऊपर, क्योंकि उसका डायरेक्ट दुश्मन कौन, सबसे पहला मनी लैंडर, उसके बाद वो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। ये सब होता क्यों है, क्रॉप फेलियर के केस में। और क्रॉप फेलियर का दूसरा जो रिजल्ट था वो था फेमाइंस, और यहां से कर्जा, पीजेंट्स इंडेबिटनेस जो है वो फाइनली होती है। तो उसका एक्शन क्या हुआ कि जब इतने सारे चैलेंजेस आ गए, तो रॉयट्स ने क्या किया, सबसे पहले जो मनी लेंडर्स के अगेंस्ट जो है वो वॉइस रेज करी, तो इन्होंने क्या किया, सोशल बाइकआउट किया। और आपको एक शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पर बात बताता हूँ कि जो मनी लेंडर्स थे वो बाहर से नहीं आए थे, वो भारतीय ही थे। गुजराती और मारवाड़ी जो मर्चेंट्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वही जो है वो यहाँ पर जो मनी लेंडर्स थे जिनसे जो लोन लिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, सोशल बाइकआउट किया, सबसे पहले सोशली बाइकआउट किया। जब सोशल बाइकआउट किया और उससे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ,
तो ये सोशल बायकॉट जो है वो कन्वर्ट हो गया एक अनरेस्ट में। जब अनरेस्ट में कन्वर्ट हो गया तो इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो शॉप्स थी, दुकानें थी, घर थे, ऑफिसेज थे मनी लेंडर्स के, उसके ऊपर अटैक किया। और वो जो इन्होंने एग्रीमेंट साइन करवा रखे थे कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो ये ज़मीन मेरे पास चल जाएगी, ये घर चला जाएगा, उन सबको जला दिया। डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट को यहाँ पर जो है वो ख़त्म करना शुरू कर दिया। रिजल्ट, अब ये लड़ाई किसके बीच में हो रही है? पीजेंट और मनी लेंडर। पीजेंट भी इंडियन, मनी लेंडर भी इंडियन। ठीक है, इंटरवेंशन किसकी हुई? सरकार की। सरकार ने इंटरवीन किया 1877 में, और यहाँ पर जो है वो डक्कन राइट कमीशन अपॉइंट हुआ। डक्कन राइट कमीशन जब अपॉइंट हुआ तो यहाँ पर ये कहा गया कि इसने रिपोर्ट दिया कमीशन ने, उसमें इसने कहा कि पॉवर्टी और इंडेबिटनेस जो है वो मेन कारण था रिवोल्ट का, कि जो ये आपका जो मनी लेंडर्स या फिर ज़मींदार या फिर पीजेंट्स के बीच में, जो भी इनके बीच में आपस में ट्रशल हुआ है, जो लड़ाई हुई है, जो रेबेलियन हुआ है, इसका कारण था पॉवर्टी और इंडेबिटनेस। फिर फाइनली सरकार क्या करती है? 1879 में डक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट जो है वो लेकर आती है। 1879 में वासुदेव बलवंत फाड़के, वासुदेव बलवंत फाड़के एक कैंपेन लॉन्च करते हैं अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल रूल। और इनका जो टारगेट था वो था कि हमें क्या करना है, एक इंडियन रिपब्लिक को जो है वो एस्टेब्लिश करना है। तो ये पर्सनालिटी का नाम आप याद कर सकते हैं। देन दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आर्य समाज। 1875, 10 अप्रैल 1875 कहाँ पर बनाया था? बॉम्बे में। और किसने बनाया था? दयानंद सरस्वती, जिनका दूसरा नाम था मूल शंकर। ये भी पेपर में पूछा गया है कि जो मूल शंकर थे, मतलब दयानंद सरस्वती का पुराना नाम क्या था? मूल शंकर। इनका जो मोटो था वो था गो बैक टू द वेदास। इन्होंने कहा है कि हमें कुछ नहीं करना है, जो वेदों में कहा है वही सब कुछ है। गो बैक टू वेदास, दैट मीन्स पुराने कल्चर को रिवाइव करना। दैट मीन्स ये कैसी है? एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। पेपर में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एचएस का क्वेश्चन है ये। तो आर्य समाज एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। इसमें आर्य समाज के अकॉर्डिंग जो मैरिज एज थी वो आदमियों के लिए 25 थी और वुमेन के लिए जो है वो 16। 1866 में 1866 में डीएवी कॉलेजेस का स्कूल जो है वो बनाए गए। और सबसे पहले जो है वो लाहौर में जो है वो पहला स्कूल जो है वो ओपन हुआ, जो किसके ऊपर बेस्ड था? इंडियन कल्चर प्लस वेस्टर्न एजुकेशन। इंडियन कल्चर प्लस वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर बेस्ड था ये डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। और इनका जो मेन मोटिव था कि जो दयानंद सरस्वती की जो आइडियोलॉजीज थी उसको जो है वो प्रमोट करना। दूसरा, आर्य समाज एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसको कहते हैं शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट का मतलब क्या होगा? कि जो हिंदूज कन्वर्ट हो गए थे, किसमें? जो कास्ट हिंदूज कन्वर्ट हो गए थे अदर रिलीजन्स में, फॉर एग्जाम्पल कि वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, तो उनको जो है वो दोबारा से हिंदू बनाना, इसको कहते हैं शुद्धि मूवमेंट। ये भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि शुद्धि मूवमेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करती है, तो वो लिंक करते हैं आर्य समाज के साथ। दूसरा, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था काओ प्रोटेक्शन एसोसिएशन। 1882 में जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी है। देन इसके बाद इसमें जो फीचर्स अगर हम बात करें आर्य समाज में, तो वो आते हैं कि अपोज किया था इमेज वर्शिप को, यानी कि इमेज वर्शिप का कंसेप्ट जो था उसको इसको जो है वो अपोज किया था। और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ जो कर्म का जो कंसेप्ट था उसको प्रमोट किया है। इंपॉर्टेंट वर्क सत्यार्थ प्रकाश। वैसे तो बहुत सारे वर्क हैं, लेकिन जो आपको याद रखना है वो सत्यार्थ प्रकाश है। ये किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, जिसमें जो है वो लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो मेंशन्ड है। अब ये आर्य समाज के इंपॉर्टेंट लीडर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद, ये तीन। एक इंपॉर्टेंट नाम और है, वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ये भी आर्य समाजिस्ट थे। तो ये नाम जो है वो याद रखना, लाला लाजपत राय को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
अभी इनका रोल आगे आएगा तो हम लाला लाजपत राय को वहां पर कवर कर देंगे, लेकिन ये भी आर्य समाजिस्ट थे। देन उसके बाद हमने बात की थी कि फर्स्ट जो है वो इंडस्ट्रियल कमीशन जो है वो यहाँ पर अपॉइंट हुआ था 1875 में, जिसका जो मेन काम था वो क्या था कि फैक्ट्रीज के लिए जो है वो कंडीशंस जो है वो वर्कर्स की इंप्रूव करना। तो उसने जो है वो कंडीशंस के रिगार्डिंग जो है वो बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी, जिसका जो रिजल्ट था वो था फैक्ट्रीज एक्ट 1881। फैक्ट्रीज एक्ट 1881, इसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला फीचर ये था कि 7 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे। दूसरा, जो 7 से 12 की एज के बच्चे हैं उनके लिए लिमिटेड वर्किंग आवर होंगे, जिसमें 10 घंटे होंगे। तीसरा कंसेप्ट, यहां पर ये कहा गया कि एक जो है वो आपको छुट्टी मिलेगी, आपको 1 घंटा रेस्ट का मिलेगा। कुछ एक पॉइंट्स है इसमें, ये आपको याद रखना है मेनली। देन उसके बाद 1891 में अगेन एक एक्ट आता है जिसको दूसरा फैक्ट्री एक्ट कहा गया है, जिसमें यह कहा गया था कि 12 साल से जो है वो नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे। उसमें 12 साल कहा गया था, प्लस वीकली जो है वो एक छुट्टी भी दी जाएगी, एक संडे की छुट्टी भी दी जाएगी। और वहां पर यह भी कहा गया था कि 12 साल के ऊपर के बच्चों को जो है वो हजार्डियस मशीनरीज के पास नहीं जाने दिया जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहां से। दूसरी और एक ऑर्गेनाइजेशन और आती है, वो आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखो, भारतीय लोगों ने ये विचार किया कि हमें जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन से जो है वो कुछ सीखना है, और उसके बिहाफ पे उन्होंने क्या किया, भारत में जो है वो रिफॉर्म्स किए। सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट जो इंडियंस ने जो लॉन्च करी, फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने जो शुरू करी, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न थॉट से जो है वो वेस्टर्न साइंटिफिक थॉट से प्रभावित थे। लेकिन ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, ये भारतीय वेदों से प्रभावित थी। जो भारत के वेद हैं, इन्होंने उसको उपनिषद है उनको स्टडी किया, और फिर ये उससे इंस्पायर्ड हुए, इंडियन थॉट एंड कल्चर से इंस्पायर्ड होकर ये जो है वो यहाँ पर जो है वो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी। कहाँ पे? वेस्ट में, यानी कि यूएसए में 1875 में ये बनी। और एचपी बवलेट स्काई ने जो है वो उसको बनाया, और इनकी जो डेथ होती है वो होती है 1907 में। फाउंडर थे ये, 1875 में इन्होंने बनाई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है, अगर हम बात करें 1875 में तो यूएसए में था, लेकिन 1882 में यानी कि 1882 में इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? मद्रास में। वो भी कहाँ पर? अदियार में। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, और आई थिंक शायद एचएएस में भी यहाँ से स्टेटमेंट पूछ रखी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि एनी बसंत, जो हमें लीडर का नाम याद रखना है वो है एनी बसंत। एनी बसंत जो है वो इस जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसमें ज्वाइन करती है 1889 में, और देन 1907 में जो है वो इलेक्ट होती है प्रेसिडेंट ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो एनी बसंत जो भारत में आई, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आई, इस सोसाइटी के थ्रू जो है वो भारत में आई। देन उसके बाद नेक्स्ट पर्सनालिटी है वो है लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन की अगर हम बात करें, 1876 से लेकर 1880 के बीच में जो है वो इनका जो है वो टेन्योर रहा है। इनको जो है वो ब्रूटल वाइसरॉय कहा गया है। इसके टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस हुए हैं, और ये बहुत अनपॉपुलर था। इससे पहले जितने पॉपुलर थे, ये उसका जो है वो टोटली अगेंस्ट हो गया। अनपॉपुलर, सबसे पहले याद रखना, अनपॉपुलर की बात यहाँ पे की जा रही है। तो 1876 रॉयल टाइटल एक्ट, जिसमें ये एक्ट पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और यहां पर केसरे हिंद का टाइटल दिया था क्वीन विक्टोरिया को, दैट मींस एम्प्रेस ऑफ द इंडिया। 1876 ईयर सबसे पहले ये हुआ। उसके बाद दिल्ली दरबार, फर्स्ट दिल्ली दरबार यहां पर हुआ 1877 में। अब मुझे बताओ कि कौन कौन से हिमाचली राजा थे जिन्होंने दिल्ली दरबार को अटेंड किया यहां पे 1877 में। कवर हो गया ये हिमाचल वाले सेक्शन में? करा दिया है सर। बताओ फिर मैम, आप ही बता दो। सर हीरा था, बिजाई सेन था। हीरे ने बंसी बजाई दिल्ली दरबार में जाकर, हाँ यही थे सर। तो बिजाई इनमें से सेन। हाँ
हाँ बताओ मैम। हीरा हरि सिंह थे, हाँ जी। हरि सिंह या हीरा सिंह, हरिचंद, बिजाई चंद थे। ठीक है। बजाई सेन और श्याम सिंह। हाँ, श्याम सिंह ऑफ चंबा, ये थे सर तीन बस। तो ये जो बंसी बजाई इतनी अच्छी ट्रिक है, तो आई एम श्योर कि आपको ये याद आ जानी चाहिए थी। तो इसको याद कर लें, ट्रिक बहुत अच्छी है और मैं भी याद रखूंगा। देन उसके बाद 1877 में जो ग्रेट यहाँ जो दिल्ली दरबार हुआ, फर्स्ट दिल्ली दरबार, पहले क्वीन को टाइटल मिला है 1876 में। देन उसके बाद दिल्ली दरबार, कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ यहाँ पे 1877 में यहाँ पर, टू अनाउंस द अजम्पशन ऑफ द टाइटल ऑफ द बाय द पीपल एंड द प्रिंसेस, मतलब ये ग्रेट ग्रैंड मतलब दरबार यहाँ पर हुआ। अब एक साइड तो दरबार हो रहा है 1877, ये क्यों अनपॉपुलर कहा गया इसको, एक साइड तो दिल्ली दरबार हो रहा है, दूसरी साइड यहाँ पे फेमाइन, जो ये फेमाइन हुई, फेमाइन इंडिया में 1876 से लेकर 78 के बीच में। कारण क्या था, एक तो मानसून अच्छा नहीं हुआ, दूसरा क्रॉप फेलियर, मिलियंस ऑफ पीपल मर गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे और ब्रिटिश सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया। तो पहले तो देखो वहां पर बिहार फेमाइन हुई थी, जहां पर शॉकिंग था कि इतने अच्छे मेजर्स लिए गए, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश सरकार दिल्ली दरबार में बिजी थी। फाइनली 1880 में एक कमीशन बनाया गया, जो फाइनेंस कमीशन था, रिचर्ड स्टार्च से के अंडर जो है वो ये कमीशन बना, और इस कमीशन ने भी रिपोर्ट वगैरह रखी, लेकिन उसका खास जो है वो एक्शन नहीं लिया गया, तब तक तो लोग मर लिए थे। तो फेमाइन कमीशन 1880, रिचर्ड स्टार्चे, और ये जो है वो दिल्ली दरबार के से लिंकअप करती है, क्योंकि फेमाइन हुई, लोगों ने, सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया इसकी तरफ। देन उसके बाद नेक्स्ट अनपॉपुलर में ही दूसरा फैक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो देखो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लगाई थी 1799 में वेलिस्ली ने, उसके बाद चार्ल्स मैटकाफ ने 1835 में प्रेस को रिमूव कर दिया था, रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंडर 1878 में यहाँ पर जो है वो प्रेस रिस्ट्रिक्शंस लगी। इसमें यह कहा गया कि कुछ भी आपको प्रिंट करना है अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज, अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने क्लियर ही बोल दिया, अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जैसे उर्दू, पर्शियन, इसमें अगर आपको कुछ भी जो है वो पब्लिश करना है, बंगाली, कुछ भी पब्लिश करना है इसमें, उसके लिए आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यहां पर अमृता अमृता बाजार पत्रिका एबीपी, ये रातों रात इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि रातों रात अपनी जो जो इनकी जो ये पत्रिका थी, ये बंगाली में पब्लिश होती थी, इसको इन्होंने रातों रात ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। और ये किसकी थी, शशीर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, 1868 में इन्होंने बनाई थी, और ये रातों रात कन्वर्ट हो गई इंग्लिश में। ये क्या करते थे, इसमें जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उसकी आलोचना करते थे, तो उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था, ताकि ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इससे बचा जा सके। दूसरे एक इंपॉर्टेंट कारण और देखो, इससे पहले जितने भी जो वॉइस रॉयज हुए या गवर्नर जनरल हुए, उन्होंने क्या किया कि जो नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी रखी कि जो अफगानिस्तान में चल रहा है वो चलने दो, लेकिन इनको पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने बोला कि मुझे जो है वो इंटरेस्ट है। इन्होंने ये कहा कि जो पहली वॉर जो हुई थी उसमें जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी बहुत ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई है, मतलब वो ब्रिटिश के लिए अच्छा नहीं है, ब्रिटिश की रेपुटेशन पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर जब 1855 में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेशावर, जिसमें जो है वो वहां के जो ट्राइबल जो पीपल थे, जब वो रिवोल्ट करते हैं और जितने भी जो ट्रूप्स थे उनको वहां पर मार देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर ये ट्रीटी ऑफ पेशावर में वो ट्रूप्स, वो जो ट्राइबल पीपल थे, वो कहते हैं कि दोस्त मोहम्मद, जिसको आपने पकड़ रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहते हैं जिसको पकड़ रखा है, उसको छोड़ो, छोड़ना पड़ता है। जब वो छोड़ दिया था तो वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके लिए एक जो है वो एक तरह से ह्यूमिलेटिंग था, ह्यूमिलेटिंग डिफीट था। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, रशिया वर्सेस ब्रिटेन चला था, और रशियन ट्रूप्स जो है वो सेंट्रल एशिया में पहुंच गए थे, और ऐसा माना जा रहा था कि अफगानिस्तान अगर जो है वो रशिया की हेल्प करता है भारत पर अटैक करने के लिए, ब्रिटिश इंडिया पर अटैक करने के लिए, तो वो हमारे लिए, भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए डेंजरस हो सकता है, ऐसा ये गवर्नर जनरल जो है वो मानते हैं। फिर दूसरा यहां पर क्या करते हैं ये, कि जो शेर अली था, शेर अली खान, ये आमिर था, और ये आमिर जो था, मतलब आमिर ऑफ अफगानिस्तान,
ये प्रो रशियन था। फिर उसके बाद यहां पर क्या होता है कि एक पर्सनालिटी सर नीविल बॉनविले, इनको भेजा जाता है कहां पर, एज एन एनवॉय टू अफगानिस्तान। मतलब एक पर्सनालिटी, एक जो है वो ऑफिशियल पर्सनालिटी जाते हैं अफगानिस्तान। बट यहां पर क्या होता है, बट ही वॉज डिनाइड एज एन ऑडियंस, उनको जो है वो वहां पर रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। तो देखो, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन अफगानिस्तान ने बनाने से मना कर दिया। दूसरा वो ह्यूमिलेटिंग डिफीट। तीसरा रशिया का खतरा। तो तीन चैलेंज, तीन तीन कारण इनको मिल गए। इन्होंने प्लान कर दिया कि हम क्या करेंगे, इन्वेड करेंगे। और ये जो इन्वेजन हुआ ये रिजल्ट हुआ सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। पहला 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 पॉइंट, जो ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई थी फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में। दूसरा दूसरा कारण रशिया का खतरा भारत पर अटैक करने का। तीसरा, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे अफगानिस्तान के साथ वो बनाने से मना कर दिया। मतलब अफगानिस्तान ने जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने से मना कर दिया। तीन कारण। और इसका रिजल्ट क्या था, लॉर्ड लिटन ने बोला अटैक कर दो, इन्वेड कर दो। और इसका रिजल्ट था सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, जिसका रिजल्ट क्या था, ट्रीटी ऑफ गंडमक। और ट्रीटी ऑफ गंडमक के अंडर जो है वो एक आमिर, फ्रेंडली आमिर को जो है वो अफगानिस्तान में बनाया बैठाया गया, जिसका नाम था याकूब खान। याकूब खान की यहां पर अपॉइंटमेंट होती है। दैट मींस अफगानिस्तान, इन केस अगर रशिया अटैक करता है तो उस केस में अफगानिस्तान में अपना जो आमिर होगा, मतलब ईस्ट इंडिया ये कंपनी कहती है कि अगर रशिया अटैक करता है तो उस केस में हमारा जो, मतलब हमारा पर्सन जो है वो अफगानिस्तान में होगा, तो वो रशिया की हेल्प नहीं करेगा। तो दैट मीन्स अफगानिस्तान को हम कैसे रखेंगे, एज अ बफर। देन उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, इसके टाइम पे आया, जिसमें ये कहा गया कि अब जो है वो सिर्फ, मतलब ये कहा गया कि इंडियंस जो है वो अपने साथ जो है वो वेपन्स नहीं रख सकते, अनऑथराइज्ड वेपन्स आप नहीं रख सकते, प्रोहिबिट कर दिया गया। तो ये आर्म्स एक्ट 1878 में आया। तो देखो, सबसे पहले हुआ क्वीन प्रोक्लेमेशन 1876, ठीक है, क्वीन को टाइटल मिला। उसके बाद 1877 दिल्ली दरबार। देन उसके बाद 1878 इंडियन आर्म्स एक्ट। ये पूछा गया है पेपर में, इसलिए मैं इसको बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट अनपॉपुलर पॉइंट एक और आता है, वो आता है कि जो इन्होंने क्या किया था कि सिविल सर्विसेज, पहली बात तो एक कि एग्जाम लंदन में होगा, इंग्लिश मीडियम में होगा। तीसरा इन्होंने ये किया कि इन्होंने एज भी कम कर दी। इन्होंने कहा कि जो जो एग्जामिनेशन एज है वो 21 से 19 साल कर दी, कि आपको 19 साल में जो है वो बनना पड़ेगा। पहले वो 21 साल थी, अब कह दिया कि अब वो 19 साल है, कि अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको आप 19 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो अबॉलिशमेंट की अगर हम बात करें, साथ में इन्होंने क्या किया, अबॉलिश टैक्स ऑन इम्पोर्टेड कॉटन, कि जो इंपोर्ट कर रहे थे कॉटन उसके ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो खत्म कर दिया। तो अगर इंपोर्ट हम कोई चीज हम कर रहे हैं और उसके ऊपर टैक्स अगर हम कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम डोमेस्टिक मार्केट को चैलेंज कर रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट पर अगर टैक्स, अगर मान लो हम आईफोन खरीद रहे हैं और सरकार क्या करती है, आईफोन के ऊपर टैक्स ही नहीं लगाती है, तो आईफोन उतने का ही मिलेगा जितने का जो है वो यूएसए में मिल रहा है। तो फिर यहाँ पर जो कंपटीशन है इंडियन मार्केट के साथ वो खत्म हो जाएगा। इंडियन मार्केट को तो घाटा होगा, फिर सब आईफोन ही खरीदेंगे। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, तो इसी तरह से जब कॉटन, इंपोर्टेड कॉटन के ऊपर जो है वो टैक्स हटा दिया, तो फाइनली लोगों का इंटरेस्ट कहाँ चला गया, इंपोर्टेड कॉटन के ऊपर। तो एक्सपोर्ट जो यहाँ पर ग्रो की जा रही थी, उसकी डिमांड कम हो गई, वैल्यू कम हो गई। तो ये भी एक कारण था। दूसरा ये, उसके बाद ये तो कुछ भी नहीं था, टैक्स तो हटाया, इन्होंने बोला फ्री ट्रेड पॉलिसी। इन्होंने बोला कि हमने कोई टैक्स लगाना ही नहीं है, तुम जितना मर्जी इंपोर्ट कर लो, हमें फायदा किसको पहुंचाना है, सिर्फ यूरोपियंस को। तो इसलिए ये बहुत अनपॉपुलर थे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और है, इसको कवर कर देते हैं, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है, इनका जो टाइम था 1870, सॉरी ये यहाँ पर करेक्ट कर लेना इसको, 1880 से लेकर 1884। तो जो सेंसस लॉर्ड मायो के टाइम पे शुरू हुई थी वो खत्म इनके टाइम पे हुई 1881 में। इन्होंने रिपील किया जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था 1882 का। 1878 का जो एक्ट था वर्नैकुलर, जिसमें जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसको हटा दिया। तो दैट मीन्स इन्होंने जो है वो री अपील कर दिया उस एक्ट को।
दूसरा फैक्ट्रीज एक्ट 1881 इसके टाइम पे आया, जिसमें जो है वो वर्कर्स की कंडीशंस को जो है वो सुधार करने की जो है वो कोशिश की गई। फैक्ट्रीज एक्ट के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको अलग से कवर कर दूंगा। हंटर कमीशन इनके टाइम पे अपॉइंट हुआ था 1882 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट, और लॉर्ड रिपन को, जो लॉर्ड ये थे रिपन थे, इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा गया है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो वॉइस रॉय थे, इनको गुड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कहा है, मतलब इन्होंने भारत के बारे में सोचा। ये बिलोंग क्यों? क्योंकि ये लिबरल आइडियोलॉजी के थे। लिबरल मतलब एक लिबरल पार्टी से ये बिलोंग करते थे। और इनको अपॉइंट किसने किया था? जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था विलियम ग्लैडस्टोन, इन्होंने अपॉइंट किया था भारत का गवर्नर जनरल रिपन को। देन उसके बाद इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा गया है। रेजोल्यूशन ऑफ 1882, ये इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन ऑफ 1882 मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब यहां पर क्या हुआ कि लोग लोकल लेवल पे, जैसा आज के टाइम पे विलेज पंचायत म्यूनसिपालिटीज है, तो ये सब का सिस्टम वहां से शुरू हुआ। कहां पर? बोथ अर्बन लेवल पे और रूरल लेवल, दोनों पे, मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों जगह पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो है वो रेजोल्यूशन लेकर आए, जिसके अंडर हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की। इंपॉर्टेंट देखो, वुड्स डिस्पैच, ये एजुकेशन वाले जो सारे के सारे कमीशन है, इनको हम एक साथ कवर करेंगे। देखो 1854 में एक कमीशन आया था जिसका नाम था वुड्स डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया था एजुकेशन का। इसमें यह कहा गया था कि जो आपकी हायर एजुकेशन है उसका मीडियम आप इंग्लिश रख लो, लेकिन जो आपका यहाँ पर फोकस किया गया, मतलब पहले जो सबसे पहली कमेटी थी वो थी मैकुले मिनट, उसमें हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस किया था। लेकिन जहां पर वुड्स डिस्पैच में बात की गई थी एक मिडल और प्राइमरी एजुकेशन की। देन उसके बाद हंटर कमीशन में यहां पर बात की गई थी एक प्राइमरी लेवल एजुकेशन की। मतलब इन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो पहले नेग्लेक्ट की गई थी, हमें उस पर ध्यान देना है। ये भी पेपर में पूछा गया है मैच द फॉलोइंग में। तो हंटर कमीशन की रिकमेंडेशंस थी रिगार्डिंग द प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, और ये 1882 में, ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हंटर कमीशन एजुकेशन के साथ लिंक करता है। एक हंटर कमेटी भी होगी आगे, और अभी ये ईयर याद रखना कि जब हंटर कमेटी आएगी तो मैं ये हंटर कमीशन जरूर आपसे पूछूंगा, तो तब तक ये याद होना चाहिए। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में। ये हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक रहेगा, इसके बाद हम आज क्लास को एंड करेंगे। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें तो ये जो है इल्बर्ट जो थे वो लीगल एडवाइजर टू द काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि जो काउंसिल जो थी उसके जो है वो एक लीगल एडवाइजर थे इल्बर्ट। अब होता क्या है कि ये एक बिल लेकर आते हैं, मतलब एक कानून, जिसमें लॉर्ड रिपन क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग जो जुडिशियल सिस्टम था उसको जो है वो अमेंडमेंट करते हैं उसमें। अब कैसे? इन्होंने ये कहा था, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्रिमिनल और सिविल दो तरह के केसेस थे, क्रिमिनल और सिविल, जिसमें इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के अंडर ये कंसेप्ट आता है कि यहां पर जो है वो इंडियन जजेस को भी अलाउ करना है टू ट्रायल यूरोपियंस। ये एक स्टेटमेंट है जो इस बिल के अंडर थी। अब होता क्या है कि प्रीवियस प्रोविजंस पे अगर हम चलते हैं कि बिल से पहले के प्रोविजन क्या थे। अगर कोई ब्रिटिश जो है वो ऑफेंडर है तो उसका ट्रायल ओनली ब्रिटिश जज ही करेगा। ये छोटी सी एक लाइन थी पहले की। जो अमेंडमेंट की गई उसमें यह कहा गया कि यहां पर जो ब्रिटिश ऑफेंडर है उसका ट्रायल इंडियन जज भी करेगा। इन्होंने कहा, मतलब एक जुडिशरी में एक इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई। लेकिन हुआ क्या कि यहां से जो यूरोपियन जो लोग भारत में रह रहे थे वो इसके अगेंस्ट हो गए। जब वो इसके अगेंस्ट हो गए तो उन्होंने क्या किया कि क्राउन जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर प्रेशर बनाया, और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है वो यहां पर फेस करना पड़ा इल्बर्ट बिल को। और ये फाइनली बिल जो है वो जो इसका मेन पर्पस था उससे जो है वो ये रह गया। जब स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन यहां पर हुआ तो ये बिल जो है वो विड्रॉ हो गया। ठीक है, बिल विड्रॉ तो हो गया, लेकिन उसके बाद यहां पर जो प्रोसीजर था उसमें अमेंडमेंट तो हुई, अमेंडमेंट की गई, लेकिन उसका फिर वो फायदा नहीं रह गया।
वो जो यहाँ पर लॉर्ड रिपन ने जो प्लान किया था, ठीक है, वो चीज़ को यहाँ पर जो है वो अमेंडमेंट में जो है वो नहीं लाया गया था, जिसकी वजह से जो है वो इस बिल का कोई फायदा नहीं रह जाता। तो देखो सिंपल सा बिल है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में सिंपल सा है कि यूरोपियन जो ऑफेंडर्स थे उनकी ट्रायल पहले जो है वो सिर्फ यूरोपियन जज ही करता था, लेकिन इस बिल में ये कहा गया कि यूरोपियन ऑफेंडर्स की ट्रायल कौन करेगा, इंडियन जज भी कर सकता है। इतना सा कंसेप्ट था इसका, जो है वो ओपोजिशन, स्ट्रांग ओपोजिशन जो है वो अपोज किया गया इस बिल को बाय द ब्रिटिशर्स, या जो ब्रिटिश इंडिया में रहते थे उन्होंने, और फाइनली जो है वो बिल जो है वो विड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस तो किया गया, बट इसकी उतनी वैल्यू खत्म हो गई। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, इसको हम कल कवर करें या आज ही कवर करते हैं? छोटा सा टॉपिक है। फिर कल ही कर लेते हैं, तो ठीक है, बड़ा ज्यादा हो गया है। ठीक है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को हम कल कवर करते हैं।